हेलो। आज हमारा लोधी वंश का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी, इस पर चर्चा होगी। इस लेक्चर को तैयार करने के लिए हमने एनसीईआरटी की वर्णित पुस्तकें और सीबीएसई की पुस्तकें, बाबरनामा जो बाबर ने अपनी खुद आत्मकथा लिखी, और एक है आपकी पुस्तक तारीख़-ए-दाऊदी जो अब्दुल्ला ने लिखी। एक पुस्तक है आपकी इंडियन हिस्ट्री गवर्नमेंट पार्ट 2 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। राइटर हैं इसके तुलसी जॉन ड्रॉसमी, जो 1985-95 में पहला पब्लिकेशन हुआ। इन विभिन्न सोर्स से, विभिन्न पुस्तकों से हमने इस लेक्चर को तैयार किया है, जिससे कि इसमें कम से कम त्रुटि हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इतिहास विषय ही ऐसा है जिसका अर्थ होता है इति प्लस हास, शायद इति और प्लस हास शायद ऐसे ही हुआ होगा। संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, कुछ मानते हैं, कुछ मानते हैं। विभिन्न इतिहासकारों के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। इसे देखते हुए हमने विभिन्न पुस्तकों का संकलित करके और सामूहिक अध्ययन कर स्व अंतर्गण से संतुष्ट होकर इस लेक्चर को तैयार किया है, जिससे कि त्रुटि की संभावना सब कम से कम हो और आपको परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो। कोई सा पीसीएस हो, पीसीएसजे हो, चाहे कोई एसएससी लेवल की परीक्षा हो, लगभग 20 क्वेश्चन तो उसमें से हिस्ट्री से आते ही आते हैं। इसलिए हम बहुत सावधानी बरत रहे हैं, जिससे कि जो एनसीईआरटी या जो बोर्ड मांगता है, जिसने सही बिठाया है, उसी क्वेश्चन का आंसर सही से दिया जाए और जिससे त्रुटि होने संभावना कम रहे। कई बार देखा जाता है कि एक क्वेश्चन के आंसर दो होते हैं और परीक्षा आयोग कुछ मानता है और कुछ मानते हैं। यूजीसी कुछ कह रहा है और हम कुछ, तो ये त्रुटि की संभावना कम से कम हो, इसलिए हमने विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन कर जिससे कि त्रुटि कम हो लेक्चर तैयार करते हैं। आज हम इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश का अंतिम शासक है, इसके बाद हमारा लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत के 5 वंश के समाप्त हो जाएंगे। और हमने सभी पर अपनी वीडियो में सावधानी बरतते हुए आपके सामने प्रस्तुत की है और आपने बहुत सारे लाइक दी हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। और अब हम लोधी वंश के साथ समाप्त होगा और दूसरा जो आगा बाबर, हुमायूं, अकबर और आगे मुगल वंश शुरू हो जाता है, तब हम उस पर वीडियो बनाएंगे। आप बस ध्यान देते रहें और प्रेरणा देते रहें। इसके बाद शुरू करते हैं इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को जानने से पहले एक बार हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रकाश डाल लेते हैं, जो आपकी भूमिका में काम आएगा। कोई मैन में भी क्वेश्चन आते हैं। दिल्ली सल्तनत जो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला, इसे हमने 5 वंश हुए। इस दिल्ली सल्तनत में कुल मिलाकर 5 भाग हुए। गुलाम वंश, जिसे हम ममलूक वंश बोलते हैं, हम पढ़ा चुके हैं 1206 से 1290 तक। इसमें बलवंत देखेंगे महत्वपूर्ण होते हैं। खिलजी वंश आपका अलाउद्दीन खिलजी वाला चैप्टर है, गयासुद्दीन, और 1290 से लेकर 1320 तक 30 वर्ष तक शासन करा इस वंश ने। तुगलक वंश सबसे लंबा ज़्यादा शासन करने वाला आपका 1320 से 1414 तक 54 वर्ष तक शासन करा। और तुगलक वंश के अंतिम शासक फिरोज शाह तुगलक, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार करा। और सईद वंश साम्राज्य का विस्तार बिल्कुल नहीं करा और 1414 तक 1451 तक 37 वर्ष तक शासन करा। इसके बाद आता है आपका 75 वर्ष तक शासन करा, 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। इस लोधी वंश पे ही हम बात करेंगे। आज लोधी वंश में हमें बात करनी है इब्राहिम लोधी पर। इब्राहिम लोधी पर कि दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे और उसकी हत्या या वह कैसे मारा गया, ये क्वेश्चन आपका BLLB सेकेंड सेमेस्टर के ट्यूटोरियल में भी है। तो आप ध्यानपूर्वक देखें और तुम्हें जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसे राइट डाउन करते चले जाएं। लोधी वंश, पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि
पांचों वंशों में जो शक्ति का साम्राज्य का विस्तार करा था, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक तक ने ही क्या था। उसके बाद हिंदू जितने भी सूबे हैं वो स्वतंत्र होते चले गए इनसे, दिल्ली सल्तनत थे, और इसका क्षेत्र सिकुड़ता चला गया। जो विस्तार बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने और फिरोज शाह तुगलक ने करा था, इसके समय आकर बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम जो सूबे थे वो दिल्ली सल्तनत से सख्ती से बाहर हो गए। और अब हम बात करते हैं लोधी वंश। लोधी वंश के जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा मलिक बहराम। मलिक बहराम के पुत्र हुए मलिक काला और मलिक सुल्तान। मलिक काला की मृत्यु हो गई जिस समय बहलो लोधी अपनी माता के घर में थे। मलिक काला की मृत्यु के बाद मलिक सुल्तान ने बहलो लोधी का लालन पालन करा, जो उनके चाचा हैं। ये हम बात कर चुके हैं, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और बहलो लोधी ने बड़ी कूटनीति के साथ एक घोड़े व्यापारी से, फिर पंजाब के सरहिंद के सूबेदार, फिर पंजाब, फिर बिहार जीतता हुआ और दिल्ली का सल्तनत का सुल्तान बना। ये प्रथम अफगान शासक था। इसने 19 अप्रैल 1951 में आसीन हुआ और लू लगने के कारण जब ये ग्वालियर अभियान के दौरान गया युद्ध लड़ने तो इसे लू लग गई, और लू लगने के कारण मिला वली नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद गद्दी पर बैठते हैं इनका पुत्र बैठता है सिकंदर। एक बात बताना भूल गए, बहलो लोधी के 9 पुत्रों में 2 पुत्र ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे, एक सिकंदर और दूसरा बरबक शाह। बरबक शाह उस समय जौनपुर का सूबेदार था और सिकंदर को आमिरों ने सुल्तान बना दिया और अपनी कूटनीति से ये सुल्तान बना। बरबक शाह ने इसका विरोध करा और उसके चाचा आलम शाह ने भी इसका विरोध करा, लेकिन सिकंदर बड़ी कूटनीति के साथ और बड़ी इन दोनों को अपनी बात बनवा देता है और संतुष्ट कर देता है। और इस तरीके से सिकंदर अपने बड़े भाई को जौनपुर का सूबेदार था, जौनपुर का सूबेदार रहने देता है और सिकंदर दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। हमने देखा बहलो लोधी बहुत नैतिक, आदर, सत्कारी, शिष्टाचारी था। वह अपने प्रजा में जब जाता था तो चटाई पे बैठ जाता था, हमने पिछली वीडियो में बात करी। और जब वह अपने आमिरों उलेमाओं के बीच में रहता था तो खुद खड़ा रहता था, उन्हें आदर सम्मान के साथ बैठता था। यदि कोई गलती रहती तो अपनी पगड़ी उतार कर क्षमा याचना मांगता था और कहता यदि मैं शासन करने योग्य नहीं हूँ तो मैं शासन छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। इस तरीके से विनम्रतापूर्वक इसने बहुत अच्छा शासन किया 38-39 साल तक। फिर इसका जो पुत्र आता है वो संतुलित दिमाग का है। अगर हम यदि हम कहें लोधी वंश में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ शासक कौन है तो हमारे सामने नाम आएगा निज़ाम खां, जिनका नाम सिकंदर हुआ, बचपन का नाम निज़ाम खां था। बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ शासक थे, इन्होंने बहुत कुछ तब्दीली करी। इनका अपनी कूटनीति से चाचा और अमीरों के साथ भाइयों पर आप बता चुके हैं किस तरीके से गद्दी पर बैठता है। अब सिकंदर के 2 बेटे होते हैं, एक का नाम होता है जलाल खां और दूसरे को होता है इब्राहिम लोधी। जलाल खां कौन है? जौनपुर का। अब जो आपका इब्राहिम लोधी है वे कबीरदास जी जो इन पोइट हुए हैं, भक्ति काल कवि को हम क्वेश्चन बताएंगे। भक्ति काल जो आपका निर्गुण और सगुण, निर्गुण में आपका प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि हुए हैं कबीरदास जी, वो इसी युग में हुए हैं, इनके ही समकालीन हैं। एक बात तो ये ध्यान रखना है, आपसे पूछा सकता है कि इब्राहिम लोधी किसके समकालीन है, तो कबीरदास जी के। कबीरदास किसके? हमने वही वाक्य जोड़ने की कोशिश करी है जो पेपर में पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है। इब्राहिम लोधी यही से लोधी वंश का विक्टिम होता है, दिल्ली सल्तनत विक्टिम। आमिर लोग, उलेमा लोग बड़े
तत्कालीन शांति बनाने के लिए कि इन दोनों ये आपस में दोनों लड़ न जाए, तत्कालीन शांति बनाने के लिए जलाल खां को जौनपुर का शासन दे देते हैं और इब्राहिम लोदी को दिल्ली का सुल्तान बना देते हैं 21 नवंबर 1570 में। दोनों में शासन बढ़ जाता है, लेकिन जलाल खां जो है अपना शासन सही से नहीं कर पाता। और शासन का मतलब होता है सर्वसहमति, सर्वसहमति। लेकिन ऐसा लगता है कि जलाल खां इब्राहिम लोदी के विरुद्ध काम कर रहा था, तो इब्राहिम लोदी ने इस पर आक्रमण करके या किसी तरीके से इसे इब्राहिम लोदी ने इसे जेल में डलवा दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इब्राहिम लोदी ने इसे मरवा दिया। ये दो तथ्य हैं, देखते हैं क्या। अब इब्राहिम लोदी 21 नवंबर 1570 में आसीन होते हैं, दिल्ली के सुल्तान बनते हैं। ये बिल्कुल हटके हैं, अपने पिता की तरह न भ्रम है और ना संतुलित दिमाग का है। ये निरंकुश है, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है, किसी की बात नहीं मानता। एक अच्छे शासन की व्यवस्था आज जो आधुनिक काल में शासन का तात्पर्य यही है कि सर्वसहमति। यदि सर्वसहमति नहीं है तो वह एक अच्छा शासन नहीं है। कुशासन, एक कुशासन जब हम किसी की बात न माने, अपनी ही धर्मिता दिखाएं, अपनी जिद दिखाएं, तो वह कुशासन ही है जो इसके अंदर कूट कूट के भरा होता। आमिरों का ये निरंतर अपमान करता था। बाबा इतना सम्मान करते थे कि पगड़ी उतार देते थे, खुद खड़े रहते थे और उन्हें पूरा सम्मान देते थे। लेकिन ये यदि कोई आमिर, यदि कोई सूबेदार या कोई सरदार इसके शासन में इसे शिष्टाचार या सत्कार नहीं करता था तो उसे ये जेल खाने में पहुंचा देता। एक हमें चर्चा मिली सुनने को कि एक वृद्ध आमिर है जो जब ये राजसभा में आता है अपने, तब वह इसे सत्कार नहीं कर पाता है। उस वृद्ध को तुरंत, वृद्ध और बीमारी कारण नहीं कर पाता, तुरंत उसे जेल में पड़वा देता है। ये भी हमें सुनने को मिला। इतना ये निर्दयी था। इसने सेना का विस्तार किया लेकिन साम्राज्य का तो कोई विस्तार नहीं करा। हम दोबारा बताते हैं कि बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक ने ही पूरी दिल्ली सल्तनत में अपने साम्राज्य का विस्तार करा, बाकी किसी ने विस्तार नहीं किया है। बाकी जब मुगल कालीन आगा तब विस्तार होगा। मुगल में भी कौन? अकबर करेंगे, अकबर करेंगे। इस तरीके से हमने इब्राहिम लोदी की मुख्य विशेषताओं को जाना। अब हम चलते हैं इसके अभियान पर। पहला अभियान युद्ध अभियान था ग्वालियर का। ग्वालियर के अभियान में हम देखते हैं जो 1570 में हुआ। ग्वालियर में इनके पिता ने और इनके बाबा दोनों ने हार का मुंह देखा था और सिकंदर लोदी को तो बड़ा बुरी तरह से पीट कर सैनिकों को पीट कर दौड़ा कर भगाया था। लेकिन इब्राहिम लोदी यहाँ पर सफल हो जाता है। उस समय शासक होते हैं ग्वालियर के विक्रमजीत सिंह जो आत्मसमर्पण कर देते हैं और पूर्ण रूप से दिल्ली में ग्वालियर को शामिल कर लिया जाता है। दूसरा होता है खतौली युद्ध। खतौली युद्ध का कोई परिणाम नहीं होता है। इब्राहिम लोदी को वहाँ से भागना पड़ता है। संग्राम सिंह 5 घंटे में इसकी सेना का विध्वंस कर देते हैं और कुछ कैदियों को गिरफ्तार करके कैद जेल खाने में डाल देते हैं। और जब इब्राहिम लोदी कहता है उन्हें छोड़ दिया तो उनके बदले में इब्राहिम लोदी को उल्टा भारी रकम देनी पड़ती है। तब वे कहीं जाके छोड़ते हैं, जो 1570 में हुआ। तो यहाँ पर कोई परिणाम नहीं हुआ। एक तरीके से देखा जाए तो इब्राहिम लोदी को भागना पड़ा था बुरी तरीके से दिल्ली सुल्तान को। अगला होता है मेवाड़ अभियान जो 1518 ईस्वी में होता है। 1518 ईस्वी में होता है। इसका नेतृत्व करती हैं मियाँ मक्खन जो इब्राहिम लोदी की तरफ से सेनापति मान ली जाए। और कारण होता है मालवा के राजा होते हैं राजा मैदानी राय। संग्राम सिंह जीतते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये था संग्राम सिंह का हाथ कट जाता है, वो वन हैंडेड मैन हो जाते हैं। इस तरीके से हमने ग्वालियर के युद्ध पे ही इन्होंने जीत प्राप्त करी है। बाकी इन्होंने यहाँ पर कोई परिणाम नहीं, यहाँ पर हार का मुँह देखना पड़ा। इस प्रकार इसकी जिद, किसी की बात को किसी को सम्मान न देना और अपनी चलाना, उपेक्षा शत्रुता बढ़ाती है। और उपेक्षा के कारण इसके 2 शत्रु हो गए थे, 2 और 3। एक तो थे दौलत खां, एक आलम खां और एक राणा सांगा यानी संग्राम सिंह।
ये 3 शत्रु हो गए। और इसे इन तीनों ने मिलकर किस तरीके से मिलकर कहें या अलग अलग कहें वो इतिहास में है, अभी बताएंगे कि किस तरीके से इसका दमन करा। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। बाबर और ये युद्ध निर्णायक युद्ध होता है। ये युद्ध निर्णायक युद्ध होता है। इसमें लोदी वंश का समापन हो जाएगा और मुगल वंश शुरू हो जाएगा, इसलिए हम इसे निर्णायक युद्ध कहते हैं। युद्ध का वर्णन, यहाँ पर हमने युद्ध का वर्णन जो लिया है, क्या सही है, क्या सोर्सेस हैं युद्ध के, क्या सच्चाई है, वो बाबरनामा जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी उससे हमने लिया गया है। उसमें कहा गया है कि दौलत खान ने उन्हें इनवाइट करा था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन्हें राणा संग्राम सिंह ने इनवाइट करा था युद्ध के लिए कि आइए और इब्राहिम लोदी को गद्दी से उतारिए, आप गद्दी पर बैठिए। कुछ का मानना है आलम खान ने, तो मेरा मानना है तीनों ने ही इनवाइट करा होगा तब, क्योंकि आलम खां और दौलत खां तो सेना से लोदी वंश से निकाले हुए विभीषण की तरह व्यक्ति थे और आगे चलकर विभीषण की तरह ही वो कार्य करेंगे, क्योंकि ये इसने अपना कुशासन और जनता पर अत्याचार और शिष्टाचार बिल्कुल भूल गया था और जनता भी अब तराई करने लगी, तो बहुत सारे विरोधी पैदा हो जाते हैं। जब हम किसी को उपेक्षा करते हैं तो विरोध होता ही है। तो ये उपेक्षित व्यक्ति थे ये, अपेक्षित एक दौलत खां और आलम खां। लेकिन बाबर के पास केवल 12,000 की सेना थी, जबकि इसने सेना का विस्तार खूब किया था। सुना जाता है कि इसकी सेना लाखों में थी और इस बात का ऐसा घमंड भी था। तो आलम खां दौलत खां ने निमंत्रण दिया युद्ध के लिए, नहीं आया होगा। लेकिन जब महाराणा सांगा ने पत्राचार के माध्यम से युद्ध के लिए इन्हें इनवाइट करा कि आइए हम तुम्हें सेना देंगे, पूरा सहयोग देंगे, आप इब्राहिम को लोदी से लड़िए, तब शायद ये आए होंगे। मैं तो मानना ये तीनों ही कारण रहे होंगे। तब बाबर ने, क्योंकि बाबर भी सुपरस्टार है उस समय का था, एक सुपरस्टार इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय बाबर ही बाबर हो रहा था और कहाँ पर उसने एक काबुल से और बहुत क्षेत्रों को जीता। तो बाबर बहुत तेज दिमाग का था। जो अब हम इसके बाद जो अगली वीडियो की बाबर पे आएगी, उसने राणा सांग के पत्राचार के माध्यम से ही, जिसमें लिखा था कि हाँ आप आइए और इब्राहिम लोदी को मार फेंक दीजिए, हम सेना का तुम्हें देंगे। राजा की बात मानेगा और मानते हुए और राणा सांगा पर विश्वास करते हुए उसने 12 अप्रैल 1526 में अपनी सेना पानीपत में लगा दी। 21 अप्रैल को युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध में अब तक हमने जितने युद्ध देखे, तलवार, घुड़सेना इत्यादि पर निर्भर थे। जैसे कि लोदी जो थे घुड़सेना, एक घोड़े का व्यापारी तो था और बाद में चलकर दिल्ली का सुल्तान बना। घोड़े की अच्छी पहचान थी उसे। ठीक यहाँ पर एक नई चीज़ देखने को मिलती है, तोपखाना, बारूद का आविष्कार। बाबर की सेना में 2 तोपची थे। एक तोपची थे मुस्तफ़ा, दूसरे थे उस्ताद अली। ठीक अब लंका में आग तो लगनी है, उस्ताद अली काम करेंगे बजरंगबली का, और दोनों तोपची उसकी 2 लाख की सेना कम से कम खत्म विध्वंस कर देंगे। तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा 2 तोपची थे इसकी सेना में। कुल बाबर के पास 12,000 सैनिक थे, जबकि उसके पास लाखों, ये हम बात कर चुके हैं। और तीसरी नई बात तो नहीं है, हम पहले भी देख रहे हैं कि युद्ध नीति में तुलनुमा, ये आपका उर्दू लफ्ज़ है, ये हिंदी में ये चक्रव्यूह का प्रयोग किया गया। सेना, आप चक्रव्यूह जानती हैं, सेना को घेरकर पीछे से आगे से चारों तरफ घेरकर मारना। हम महाभारत के युद्धों में और भी जो युद्ध हो उनमें हम ये पढ़ चुके हैं किस तरीके से सेना को मारा जाता है। तो ये 3 चीज़ें बाबर की सेना में मुख्य थी। युद्ध होता है, युद्ध में बाबर जीत जाता है, और बाबर जीत जाता है। इधर महाराणा सांगा ने जो अपना वचन दिया था कि हम इब्राहिम लोदी तुम्हारा साथ देंगे, आप आइए, लेकिन उन्होंने ना सेना दी और ना ही कोई साथ दिया। तभी से उन्हें बड़ा क्रोध आया
क्योंकि 12,000 सैनिक लेके वो राणा सांगा के ही बल पे आया था, लेकिन राणा सांगा ने बीच में धोखा दिया। अब वह राणा सांगा से चिढ़ जाता है और अब हमें देखना होगा कि राणा सांगा के साथ बाबर का युद्ध, जो खानवा का युद्ध होगा, और किसकी जीत होगी किसकी हार, जब हम बाबर की बारे में वीडियो बनाएंगे तब हम इस पर बात करेंगे। इस प्रकार हम इसमें कुछ देख लेते हैं कि 3 लोगों, बस बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह, इन तीनों ने ही पूरे दिल्ली सल्तनत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बाकी किसी ने विस्तार नहीं किया। सिकंदर ने कोशिश करी थी लेकिन नहीं हो पाई, इतना विस्तार नहीं हो पाया जितना इन्होंने करा, और उसके बाद इन्होंने तो बिल्कुल डुबो ही दिया और गद्दी भी छिनवा दिया इब्राहिम लोदी ने। अब इब्राहिम लोदी अभी तक पूरी दिल्ली सल्तनत पड़ी, हमने ये नहीं देखा कि कोई भी सुल्तान युद्ध में मारे गए। ये प्रथम सुल्तान है जो पानीपत के 21 अप्रैल 1526 के युद्ध में मारा जाता है। सिक्के जो चल रहे थे अभी तक बाबर के समय तक, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर में आकर ही चेंज होंगे, ये ध्यान रखना। लोधी वंश में तीनों में पहले लोधी के चलाए हुए सिक्के चले, पहले लोधी के ही चलाए हुए सिक्के चलते हैं, और अकबर ही आके सिक्कों का परिवर्तन करेगा, और अकबर ही जो विघटन हो गया दिल्ली सल्तनत का उसमें सुधार करेगा और शक्ति का विस्तार के द्वारा उसे दोबारा संगठित करने की कोशिश करेगा, और वो सफल भी होगा बहुत साहस के साथ। इस प्रकार इस वीडियो में इतनी है, एक बार जो मैं मोटे मोटे क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो लोधी वंश में कितने शासक हुए? 3 में सबसे शासक सिकंदर। कौन सा प्रथम सुल्तान था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मारा गया, बाकी तो सब बीमारी कारण ही मरे हैं। इस तरीके से आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी त्रुटि ना हो, और हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, आप और इंग्लिश की। आप साथियों से मिलकर जो है पासवर्ड ले लीजिए, और ना हो तो मुझे कॉन्टेक्ट कर ले लीजिए। और जूम ऐप पर चल रही हैं सुबह 10 से 10:40 और शाम को 5 से 5:40। जब हमने शुरू करा था ऑनलाइन क्लासेस तो मात्र 5-6 लोग थे, अब धीरे धीरे बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं। मेहनत करिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लें।